नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इंडिया के सबसे बड़े ऑटो इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। मैं इस कंपनी के बारे में क्यों चर्चा करूंगा, सबसे पहले वो बता दूं क्योंकि कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स दिखा, मुझे दो मेरा बेस्ट स्ट्रेटजीज जो है, वो दो स्ट्रेटजीज एक साथ मुझे मिला है। तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर कितना बुलिश हूँ, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी का नाम कौन सा है। कंपनी का नाम है समर्थन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए, बहुत सारे लोग नाम देखने के लिए आए हैं, तो नाम देख चुके हैं। अभी आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मतलब वीडियो से एग्जिट हो सकते हैं। मगर एक बात मैं जरूर कहूंगा, आज मैं एक नहीं दो स्ट्रेटेजीज यहाँ पे बताने वाला हूँ। टेक्निकली दो स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूँ, जो दो स्ट्रेटेजीज की यूज करके इस कंपनी के ऊपर मैंने कुछ डिसीजन पॉजिटिव लिया। तो मैंने कहाँ पे डिसीजन लिया वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और वो भी एज ए सिखाने के लिए, एज ए स्टडी पर्पस में। मेरा मकसद कोई भी नहीं है, ऐसे एक भी मकसद मेरा ये नहीं कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन करूँ। काम करना है तो आपको सीख कर ही करना पड़ेगा, आपके खुद के रिस्क के हिसाब से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर मैं ऑटोमोटिव सेगमेंट के रेवेन्यूज के बारे में बात करूं, जो सितंबर के 2023 का डेटा देखूं, तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे 77 बिलियन था। अभी मार्च के 2000 मतलब 2024 के डेटा के हिसाब से 83 बिलियन बने, और सितंबर की क्वार्टर खत्म होने के बाद वो बने 87 बिलियन यूएस डॉलर का। मतलब हर क्वार्टर में, हर साल में कंपनी का जो ऑटोमोटिव सेगमेंट है वो तेजी से ग्रोथ हो रहा है, और ईवीज का ग्रोथ हो चुका है 24%। मतलब यहाँ पे जो टोटल जो रेवेन्यूज बन रहा है ऑटोमोटिव सेगमेंट के ऊपर, वहाँ पे सबसे ज्यादा रेवेन्यूज कहाँ पे बन रहा है? ईवीज के ऊपर। और मदरसन जो कंपनी है, इस कंपनी का जो खासियत है, सबसे पहले वो देख लीजिए। खासियत क्या है कंपनी का? बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन। मतलब कंपनी कौन सा प्रोडक्ट को बनाते हैं, कौन सा सेगमेंट के ऊपर काम कर रहा है। देखिए, वायरिंग जो मतलब प्रोडक्ट है, वायरिंग का जो हार्नेस है, वो प्रोडक्ट यही कंपनी बनाता है, मदरसन ही बनाता है। साथ ही साथ विजन सिस्टम, जो मिरर होते हैं, उसके ऊपर सबसे ज्यादा मार्केट शेयर इसी के पास है। साथ ही साथ जो डैशबोर्ड होते हैं, जो पॉलीमर प्रोडक्ट का डैशबोर्ड होते हैं, मॉड्यूल मतलब मॉडल्स जो पॉलीमर डैशबोर्ड होते हैं, उसको बनाने का भी काम यही कंपनी करते हैं। साथ ही साथ इंटीग्रेटेड जो असेंबल्स है, वो भी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ एमर्जिनिंग जो बिजनेस है, इस तरीके से प्रोडक्ट के, वो भी कंपनी बनाते हैं। और इमर्जिंग जो बिजनेस है उसके ऊपर अगर ध्यान दिया जाए, तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो जो प्रोडक्ट के ऊपर लाइट, एंड साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, साथ ही साथ इलास्टोमर्स के ऊपर भी, साथ ही साथ देखा है तो कुछ प्रिसिशन मेटल के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के ऊपर भी काम करते हैं। एरोस्पेस मतलब डिफेंस सेक्टर के ऊपर, साथ ही साथ जो बड़े बड़े जो मतलब फाइटर जेट्स है, प्लेन्स है, उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस के ऊपर, हेल्थ एंड मेडिकल के ऊपर, एंड सर्विसेज के ऊपर। तो सीधा सीधा कहूँ, कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, वो आपको यहाँ पे क्लियर कट देखने को मिला कि कंपनी कितना स्ट्रेंथ लेकर आगे बढ़ रहा है। और कंपनी के देखिए बिजनेस का फाइनेंशियल जो डेटा है, वो दिखाए तो हर टाइम कंपनी यहाँ पे एक ग्रोथ करता चला गया। हाँ, ग्रोथ उतना हाई लेवल में हुआ नहीं, फिर भी ग्रोथ हुआ, यही सबसे बड़ी बात है। तो कितना ग्रोथ हुआ, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले एक डेटा तो आपको देखना ही पड़ेगा। अगर मैं टॉप 20 कंट्रीज को देखूं, जहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज की गाड़ियां हैं, तो उनमें से देखिए यहाँ पे जितने सारे गाड़ियां आपको दिख रहा है, ये सारे गाड़ियों का जो प्रोडक्ट्स है, जो गाड़ी में जो ऑटो इंश्योरेंस पार्ट्स लगाए जाते हैं, वो मदरसन संवर्धन कंपनी ही बनाते हैं। देखिए, दूसरे कंपनी भी बनाते हैं, और मदरसन संवर्धन अभी सेल्स सर्विसेज देते हैं। और कंट्री वाइज बात किया जाए तो सबसे ज्यादा इंडिया में, उसके बाद यूएसए, जर्मनी, चाइना, स्पेन, मतलब हंगरी, उसके साथ फ्रांस, पोलैंड, मैक्सिको, ब्राजील, साउथ कोरिया, जापान, साउथ अफ्रीका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, एंड अदर्स कंट्रीज। तो देखा है तो एक चार्ट वाइज देखा है तो इंडिया में टॉप रैंकिंग में है। तो सीधा सीधा कहूँ, कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी तो है नहीं, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप करीबन 1,18,000 करोड़ है। क्योंकि कंपनी हाई किया था 217, और वहां से कंपनी थोड़ा सा करेक्शन हुआ, इसलिए कंपनी का मार्केट प्राइस जो है वो भी कम होता देखने को मिले। अच्छी बात यह है कि कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता है, और कंपनी का आरओसी आरओई भी एक एवरेज लेवल के आसपास है। मानता हूँ कंपनी के पास कर्जा है, फिर भी पहले देखा जाए तो बहुत ज्यादा कर्जा था। मैं एक बार आपको कर्जे के बारे में चर्चा करूँ, तो देखिए कंपनी के जो बोरिंग्स है, वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इस बार भी कंपनी हाईएस्ट बोरिंग्स लिया। तो क्वेश्चन यहाँ पे सबके मन में यही आएगा कि कंपनी 25,000 करोड़ का कंपनी कर्जा ले लिया,
तो इतना कर्जा लिया, क्या वो मिटा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल मिटा सकते हैं, क्योंकि उसके जेब में ऑलमोस्ट 31,000 करोड़ रिजर्व है और उसके जेब में फिक्स्ड एसेट है 32,000 करोड़ का। और इतना टोटल दोनों को मिला जाए तो करीबन 63,000 करोड़ के आसपास बनता है। तो जिसमें ये जो बोरिंग्स है वो कुछ भी नहीं, वो इजीली इसको मिटा सकते हैं। और तीसरी बात, कंपनी का अगर मैं साल भर की प्रॉफिट एंड लॉस देखूं तो कंपनी इस बार हाईएस्टली प्रॉफिट जनरेट किया, जो आज तक इतना प्रॉफिट कभी नहीं किया, कभी तक आज तक इतना प्रॉफिट नहीं किया। जो 2000 प्रॉफिट किया था वो सीधा सीधा डबल हो चुके हैं, मतलब डबल हो चुके हैं, वो भी लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स के माध्यम से ही। तो मजेदार पॉइंट यही है कि कंपनी का अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट देखूं तो ध्यान से देखना, कंपनी के जो इस बार सेल्स है वो हाईएस्ट देखने को मिला। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी इस बार मतलब कंटिन्यूसली देखा जाए तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में मैसिवली जाम हुआ, जो सीधा सीधा 300 करोड़ से 900 करोड़ मतलब 3 गुना बढ़ चुके हैं। मगर एक दिक्कत वाला बात यही हुआ कि लास्ट 2 क्वार्टर्स को कंपनी बीट नहीं कर पाया। अभी देखिए, मैं एक चीज और भी आपको दिखाना चाहूंगा। अगर मैं पेयर ग्रुप से बात करूं तो इस सेक्टर में टोटल 98 कंपनीज है, मतलब ऑटो इंसुलेटरी सेक्टर में 98 कंपनीज है। उनमें से जो सेल्स का डेटा है अगर वो देखूं तो मतलब इसका सेल्स का डेटा 18% है और टोटल 98 कंपनीज के जो एवरेज है वो 4% है। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा कहूँ अच्छा खासा सेल्स किया और प्रॉफिट तो ताबड़तोड़ किया, क्योंकि 200% का कंपनी प्रॉफिट किया, जो इस सेक्टर में किसी ने नहीं कर पाया। तो ये गुड पॉइंट्स है, जो दोनों ही गुड पॉइंट्स मुझे इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव फीलिंग्स देता है। तो मुझे पॉजिटिव एंट्री लेने के लिए मुझे अच्छा खासा डेटा मिला। उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ, हमेशा मैं जो डेटा देखता हूँ, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है, तो ये प्रॉफिट एक्चुअली मतलब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको जानने के लिए आपको कैश फ्लो देखना पड़ेगा। अगर कैश फ्लो कंटिन्यूसली पॉजिटिव है और जितना वो प्रॉफिट खाते में दिखा रहा है उतना पैसा अगर कैश फ्लो में आ रहा है, मतलब कैश उतना आ रहा है, तो अच्छी बात है। अगर नहीं आ रहा है तो सोचना कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो यहाँ पे कैश ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब कंपनी एडवांस भी ले चुके शायद, तो इसलिए कैश ज्यादा आ गया, तो एक अच्छी बात है। अभी देखिए कंपनीज के ऊपर अगर मैं एफएस और डीएस के डेटा के हिसाब से बात करूं तो अब ध्यान से देखना, एफएस का डेटा, डीएस के डेटा, यहाँ पे कंपनी का होल्डिंग जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिले। मतलब जो इन्वेस्टर है वो खुद की होल्डिंग को बढ़ा चुके हैं और उसके अगेंस्ट में देखा है तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो पहले था वो शेयर होल्डर बढ़ चुके हैं। ऑलमोस्ट करीबन 2 लाख के आसपास टोटल शेयर होल्डर बढ़ चुके हैं। ये सारे पॉइंट्स यही इंडिकेट करता है कि कंपनी में आगे बढ़ने के लिए काफी है। तो चलो कहाँ पे आगे बढ़े, किस तरीके से स्ट्रेटेजीज को मैंने यूज किया, चलो वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने जिस स्ट्रेटेजीज को यूज किया वो मैं आपको बता दूं। देखिए कंपनी जब कंटिन्यूसली जर्नी हो रहा था इस बीच में मुझे एक स्ट्रेटेजीज मिला। वो स्ट्रेटेजीज क्या है, ध्यान से देखना इस बात को। तो ध्यान से इस बात को देखना तभी आपको पता चलेगा। देखिए, अगर मैं इस लेवल को मार्किंग करूं, मैं एक बार इस लेवल को मार्किंग कर लेता हूं और यहाँ से मैं इस टॉप लेवल को मार्किंग कर लेता हूँ। ये दोनों लेवल मार्किंग क्यों किया, ध्यान से देखना। ये जो दोनों लेवल मैंने मार्किंग किया इसके बीच में कोई भी एक रेड कैंडल नहीं है। इसके बीच में कोई भी एक रेड कैंडल नहीं है, मतलब कंटिन्यूसली बाइंग का कैंडल है। तो जब कोई कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल बने उस जगह पे मैं हमेशा मार्किंग करके देखता हूँ कि वो लेंथ कितना बना है। अगर लेंथ 20% के ऊपर बने तो यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाता है। अपॉर्चुनिटी क्या है, जब कैंडल नीचे आकर इस लोअर लेवल को टच करेगा तब मेरा अपॉर्चुनिटी बनेगा और इस हायर लेवल, मतलब यहाँ पे जो हायर लेवल्स है उस हायर लेवल तक मेरा पोजीशन बनेगा। मतलब इस लोअर साइड से हायर साइड तक मैं इंतजार करता हूँ। तो क्या फाइनली यहाँ पे कोई इस तरीके से सिचुएशन बने? हाँ बिल्कुल बने, ऑलमोस्ट उसी जगह पे बने। उसके बाद देखिए यहाँ पे कोई कंपनी होल्ड कर रहा है, उसके बाद बाउंस बैक करने का चांसेस है। तो क्वेश्चन ये है कि सचमुच क्या बाउंस बैक करने वाले हैं? तो यहाँ पे अगर देखा जाए सचमुच बाउंस बैक करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके लिए अगर बात करूँ तो यहाँ पे मुझे एक आरएसआई स्ट्रेटेजी, दूसरा स्ट्रेटेजी भी मिला। जैसे देखिए ये जो आरएसआई लाइन है वो क्या किया, 30 के नीचे गया। अगर आप मेरा आरएसआई स्ट्रेटेजीज के वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिए, यहाँ पे किस तरीके से आरएसआई को ऐड किया मैंने, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया हो। तो आप देखेंगे आरएसआई का जो लाइन्स है वो 30 के नीचे गया और उस टाइम कैंडल भी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आया। मतलब प्रॉपर वे में यहाँ पे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना, इसलिए मैं इस कैंडल के नीचे यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए मजबूर हूँ, क्योंकि जब कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंस स्ट्रांग हो और दोनों स्ट्रेटेजीज यहाँ पे इसको फॉलो अप कर रहा है तो मेरे हिसाब से बेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। तो मैं इसलिए मिस नहीं किया और यहाँ पे देखिए मेरा जो
आरएसआई के जो लाइन्स है वो अगर 70 को टच करेगा तो यहाँ पे उसका पोजीशन मैं ऑब्वियसली कट कर दूंगा। तो दो स्ट्रेटजीज यहाँ पे मुझे मैच होता हुआ देखने को मिले और वो भी एक ही जगह के आसपास। तो ये मेरे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आप सीखिए, सीख कर काम करिए। अगर आप कहेंगे कि सर इस तरीके से स्ट्रेटजीज के ऊपर क्या पहले भी एंटी बना था, चलो एक बार वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर मैं इस डेटा को आपके साथ शेयर करूँ तो देखिए आरएसआई स्ट्रेटजीज के ऊपर पहले भी एंटी बना था। पहले 2 बार एंटी बने। देखिए यहाँ पे भी आरएसआई स्ट्रेटजीज के हिसाब से एंटी बने। तो बेसिकली देखा जाए तो आरएसआई स्ट्रेटजीज के हिसाब से यहाँ पे भी एक नहीं 2 एंटी बने और 2 एंटी में अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिले। उसी तरीके से अगर मैं 20% के स्ट्रेटजीज के हिसाब से बात करूँ तो क्या वो बने थे? बिल्कुल नहीं। वो पहले बना था, ऑब्वियसली बना था। उसके लिए चार्ट आपको देखना पड़ेगा। जैसे शायद यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक बार मार्किंग करके देख लेता हूँ क्या यहाँ पे 20% का स्ट्रेटेजीज बने थे। लोअर साइड से मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो हाँ यहाँ पे बने थे। यहाँ पे कितना बना 40% का। तो कितने दिनों में इस स्ट्रेटेजीज को फुलफिल किया, चलो एक बार देख लेते हैं। तो एंटी कहाँ पे बने? फाइनली एंटी इस जगह पे बने। और एंटी बनने के बाद टाइम ज्यादा लग चुके थे, कोई बात नहीं। टाइम कितना लगा? अगर मैं एंट्री पॉइंट से पीक लेवल टॉप लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 40% का जो गेन मिला 675 डेज, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स। मतलब 2 साल में 40%, मतलब हर साल में एवरेजली 20% के हिसाब से कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। तो यही होते पावर, यही होते हैं स्ट्रेटजीज का कॉन्सेप्ट। तो आप इस स्ट्रेटजीज को सीख कर स्टडी करके काम करिए। ऐसे नहीं कि किसी भी स्ट्रेटजीज को ऊपर ब्लाइंडली आप काम करेंगे। ऐसे मत करिए, ऐसे कभी मत करिए। क्योंकि काम अगर करना है तो आपको सीख कर स्टडी करके काम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे भी आके देखूँ तो यहाँ पे भी क्या कुछ 20% रेंज के हिसाब से कुछ स्टेट बने। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे भी बना था। देखिए यहाँ पे भी बना था, कंटिन्यूसली बाइंग का कैंडल बने। उसके अगेंस्ट में यहाँ पे पोजीशन क्रिएट हुआ और उसके अगेंस्ट में टारगेट कब हुआ आप देख सकते हैं। टारगेट होने में थोड़ा सा टाइम लग गया। क्यों? क्योंकि उसी के बीच में कोविड आ गया था। ऑलमोस्ट टारगेट होने वाला था तो कोविड आ गया, तो कोविड के बाद टारगेट हुआ। तो कितना टाइम लगा? अगर मैं पोजीशन के हिसाब से देखूँ तो ऑलमोस्ट 574 डेज लगा। मतलब यहाँ पे 2 साल के आसपास तो लगा। और उसके अगेंस्ट में देखा जाए तो 23% के आसपास रिटर्न मिला। मतलब सालाना ओवरऑल 12% के आसपास। तो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, टाइम थोड़ा सा लग जाता है। अगर मार्केट में कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो तो इस तरीके से सिचुएशन बन जाते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आपके क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करना। और हाँ, मैं आपको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे किसी भी ट्रेड को आप ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। आप बैक टेस्टिंग करिए, स्टडी करिए, उसके बाद आपके हिसाब से काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।